माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं जोर से किसी से हमारे बोल रहे हैं, ज्यादा बोल नहीं, लेकिन पुरुष नहीं बोल रहे, थोड़ा पुरुष कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी। मैं तुम्हारा आमंत्रित करूंगा हमारे शोभन सिंह मीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के विद्वान कुलपति की परिसर और महाविद्यालय परिवार की ओर से माननीय अंदर हो, सचिवालय के अंदर हो, देहरादून हो, दिल्ली हो, हर जगह इस क्षेत्र की समस्याओं को, ज्वलंत मुद्दों को लगातार उनके प्रयास के लिए काम करते हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदम चंदन रामदास जी कपकोट क्षेत्र के बहुत ही सहज सरल और बहुत जुझारू, जो लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम करते हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती जी, हमारे पूर्व विधायक भाई शेर सिंह गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक मंत्री आदरणीय राम प्रसाद टंटा जी, जिला महामंत्री भाई सुरेश कांडपाल जी, श्री राजेंद्र सिंह परिहार जी, राम सिंह कोरंगा जी, कुंदन सिंह परिहार जी, हेमा बिष्ट जी, गोविंद सिंह दानू जी, पुष्पा देवी जी ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती पुष्पा देवी जी ब्लॉक प्रमुख, श्री भाई बलवीर बुनियाल जी जिला प्रभारी, हमारे पुष्कर काला जी, भाई सुरेश गढ़िया जी, हमारी महिला मोर्चा की दीपा आर्या जी, सविता नगर कोटी जी, मनोज उगली जी, भाई मधुसूदन जोशी जी, और मंच पर उपस्थित किसका नाम हो, हमारे भंडारी जी भी हैं, हमारे जो है दानव जी भी हैं, विक्रम साही जी भी हैं, नहीं इनका हो गया। लगभग बागेश्वर जिले में मैं सभी से परिचित हूँ। तो अब ऐसा करते हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मैं एक साथ संबोधित करता हूँ। हमारे सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के, सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारीगण, सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से यहाँ पहुँचने पर मेरे और मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का जो स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत एवं आपका अभिनंदन करता हूँ। सारे लोगों में भर्ती हामी, मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए और 103 दिनों में हमने 350 से भी ज्यादा ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे सीधे हमारे किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। पहले हमने उनको घोषणाओं के रूप में किया, कुछ को कैबिनेट में लाकर किया, कुछ को त्वरित रूप से विजिलेंस के रूप में किया, कुछ समीक्षा बैठकों के माध्यम से किया। जो भी जरूरी हुआ उस पर हमने कोई देर नहीं लगाई। हमने कहा ये ठीक है, कुछ चीजें पुरानी चली आ रही हैं। मैंने कहा पुरानी जो एक कल्चरल रूप से पहले से आ रही है हमारी की भाई ये हमारी कार्य प्रणाली है, ये हमारी कार्य संस्कृति है। मैंने कहा हर बैठक में मैं जितनी बैठकें करता हूँ, चंदन रामदास जी आप तो पुराने आदमी सब जानते हैं, तो हमने कहा जो पुरानी चीजें ठीक चल रही हैं उनको चलाते रहिए, लेकिन अगर कोई पुरानी चीज ठीक नहीं है तो उसको एक बैठक हुई, उसी बैठक में त्वरित रूप से निर्णय, ये नहीं कि अभी अगली बैठक करेंगे, आज बैठक हो रही है, अभी लगा कि ये काम होना चाहिए, ये जरूरी है, सबकी मांग है, जरूरत है, उसका त्वरित रूप से वहीं पर हमने कहा कि इसको
सीधे निर्णय के रूप में इसको कार्य व्यवहार में लिया। इस प्रकार से कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन में 3-4 फैसले न लिए हों। हमने अपनी जो अफसरशाही है हमारी, वो हमारी मशीनरी है, वो मशीनरी ठीक से काम करे। आप लोगों के बीच में से लगातार ये बात उठती करती थी। आप लोग कहते थे ना कि ये अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी कहते थे। हमने उसके लिए जो जरूरी बदलाव है वो भी हमने किए। जिन अच्छे अधिकारियों को अच्छी तैनाती करनी थी वो भी किया। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने ये काम किया और हमने एक मंत्र दिया है। ये हमारी सरकार का मंत्र है कि सरलीकरण का मंत्र। कोई भी अधिकारी जनता की समस्याओं को सबसे पहले उनका ध्यान, उनका विचार, उनका कार्य हमेशा सरलीकरण की ओर, यानी कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका सरलीकरण करना है। ये नहीं कि किसी अधिकारी के पास हमारे कोई जनता के लोग गए, हमारे प्रतिनिधि गए, उन्होंने कहा जैसी एप्लीकेशन देखी और कहा कि ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा नहीं, आपका भाव बदलना चाहिए कि काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसकी प्रक्रिया को सरलीकरण लाया जाए, यानी कि सरल बनाया जाए। कोई अब असंभव काम है, कोई कह दो कि भाई आप किसी अधिकारी से आसमान के तारे तोड़ के ला दो, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो काम हो सकता है उस काम में अगर कोई नियम को थोड़ा सा इधर से उधर करना पड़े या कोई रास्ता निकालना पड़े तो उसका सरलीकरण किया जाए। सभी युवाओं में भर्ती हामी, सारे लोगों में भर्ती हामी। निस्तारण समस्या आई, उसको सुना गया, उसका रास्ता निकाला गया, रास्ता निकालने के बाद उसका समाधान हुआ और समाधान होने के बाद उस एप्लीकेशन का निस्तारीकरण, यानी कि काम होने के बाद निस्तारीकरण। और जो चौथा है, जो हमारे जनता के लोग, जनप्रतिनिधि उनके पास जाए तो उनके मन में संतुष्टि का भाव होना चाहिए। अभी प्रोग्राम कि हम कार्यालय में गए थे, हम डीएम साहब से मिले, हम एसडीएम साहब से मिले, तहसीलदार से मिले, जिले के किसी अधिकारी से मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई। ये प्रक्रिया हमने ऊपर से शुरू करी है और इसके लिए ये भी किया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस पर सारे अधिकारी अपने कार्यालयों में पाए जाएंगे। डीएम साहब, ये व्यवस्था है ना? 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का कार्य दिवस जिस दिन भी होगा उस दिन जनता की सुनवाई होगी। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और तय की हमारी सरकार ने कि जो काम जिसका है वो उसके स्तर से होना चाहिए। कि अगर सबसे निचली इकाई हमारे रेवेन्यू क्षेत्रों में पटवारी होते हैं, पटवारी के स्तर पर कोई काम होना है तो उसका वहीं पर निस्तारण होना चाहिए। वो काम तहसीलदार के पास नहीं आना चाहिए। उनका तहसीलदार का जो काम है तो वो जिले तक नहीं आना चाहिए। और जिलों में जो काम हमारे हो सकते हैं वो काम देहरादून के सचिवालय तक नहीं पहुंचना चाहिए। और ने कहा कि अगर जो काम जिलों में हो सकते हैं, मैं सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध भी कर रहा हूं कि जो काम जिलों में हो सकते हैं और जिलों में जाने के बाद वो काम ना हो और वो सचिवालय तक पहुंच जाए तो उसके लिए उसका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा, उस अधिकारी की जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी। और इसमें मैं हमारे चंदन रामदास जी से भी कहूँगा, आदमी भौरिया जी से भी कहूँगा, हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी कहूँगा
कि अगर ऐसे कोई भी अधिकारी जो अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं करेंगे, उनकी आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग उनकी सिफारिश नहीं करेंगे, ठीक है ना? देखिए भाइयों बहनों, हमने हर वर्ग के लिए फैसले लिए। अभी धनसिंह जी बता रहे थे उपनल कर्मचारियों का हम लोगों ने कल लंबे समय से उनकी मांग थी, जिनके 10 साल तक की सेवा हुई है उनका हमने 2000 रुपये वेतनमान बढ़ाया, जिनकी 10 साल से ज्यादा हुई है उनकी 3000 बढ़ाई है। हमारी आशा बहनें बड़े लंबे समय से कह रही थी कि हमारा वेतनमान बढ़ाइए, वेतनमान बढ़ाइए। उनका भी 6500 फिक्स कर दिया, 1500 उनका भी बढ़ाया है। अब वो कई बार होता क्या है, मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। कोरोना में तमाम प्रकार से रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमने अपनी आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें अभी आई थी, मेरे को ज्ञापन देके गई, उनका भी हम फैसला देने वाले हैं। उनके लिए भी अच्छा करेंगे, हम सभी के लिए अच्छा रास्ता निकाल रहे हैं। और अगली कैबिनेट में उनको भी जो है हम निराश नहीं करने वाले। कोई ऐसा वर्ग नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी हमारे टैक्सी यूनियन वाले आए थे, वो धन्यवाद करने आए थे, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरा धन्यवाद करने आए। उनका हमने जो साल भर का जो हमने वो माफ किया है उनका, उसके लिए आए। इसी तरह से अभी हम टेहरी गए थे, तो टेहरी में भी वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी, कम से कम 100-150 लोग वहां पर झील के किनारे गया मैं, तो मैंने सोचा ये भी किसी काम से आए होंगे, क्योंकि अभी जहां भी जाते हैं तो वहां सभी लोग मिलने आते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, कोई मांग होती है तो मांग भी रखते हैं। तो मुझे वहां भी अच्छा लगा, बोले कि आज हम कोई मांग रखने नहीं आए आपके पास, आपका धन्यवाद करने आए हैं। तो 200 करोड़ रुपए का आपने जो पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जो पैकेज दिया है, उस पैकेज का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे हमारे खातों में आ गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल हमने 33,000 जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके खातों में भी 2-2 हजार रुपये सीधे आज पहुंच गया होगा। 2000 रुपये जो 6 महीने तक देने वाले हैं वो, और जो 1000 रुपये हमने अपनी बहनों को रक्षाबंधन में प्रोत्साहन राशि के रूप में कोरोना में जो उन्होंने काम किया था उसका दिया था, वो सारा का सारा डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे नीचे से लेकर टेक्नीशियन है, आशा बहनें हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ कर्मी हैं, उन सभी को भी हमने पैकेज दिया है 205 करोड़ रुपए का। उनके भी सीधे सीधे खातों में जाने वाला है। अभी स्वामी यतीश्वरानंद जी बता रहे थे, जो आजीविका मिशन में काम करती है हमारी बहन, ग्राम संगठन में, स्वयं सहायता समूह में, उन सबको भी 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। और 119 करोड़ के पैकेज में जो सीधे नीचे कोई बुनाई का काम है, सिलाई का काम है, कोई मसाला बनाने वाला काम है, कोई अचार बनाने वाला है, कोई अपना अलग अलग, कोई भेड़ पालन का, बकरी पालन का, कोई दुग्ध का, जो भी काम करती हैं अन्य अन्य जगहों पर, उन सभी को हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देने का, और उनका जो पिछला जो ब्याज है वो सारा का सारा हमने माफ किया है। सरकार ने उसको बहन करने का जिम्मा उठाया है। हमारे ग्राम प्रधान भाई लंबे समय से कह रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हम उसका मानदेय बढ़ा रहे हैं। कल हमने कैबिनेट में ये हमने तय कर दिया कि 3500 रुपया उनका 1500 से 3500 कर दिया। हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे नौजवानों का क्षेत्र हो, उसमें हम रोजगार तो कर ही रहे हैं। 24,000 जो भर्तियां सरकारी भर रहे हैं, लेकिन केवल 24,000 से काम नहीं चलने वाला है। हमारे नौजवान बहुत हैं, लाखों की संख्या में जो बेरोजगार हैं, और हम चाहते हैं कि वो अब केवल रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। उसके लिए हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और सशक्त बना रहे हैं और व्यवहारिक बना रहे हैं। जगह जगह पर हम कैंप लगा रहे हैं। डीएम साहब कैंप लगे हमारे यहाँ लगे? कितने कैंप लगे? 16 कैंप लगे। अभी लगेंगे, जहां भी लगे वहां भी लगेंगे।
मैं डीएम साहब से कह रहा हूँ, डीएम साहब सभी जगह कैंप लगाइए। और इसमें एक जगह पर हमने तय किया है कि एक जगह पर जो कैंप लगेंगे उन कैंपों में एक ही स्थान पर उनके फार्म जमा होंगे, उनकी वहीं पर स्क्रूटनी होगी। वहीं पर अगर उनको कोई प्रमाण पत्र बनाने हैं, उनको प्रमाण पत्र लगने हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर बनाने हैं। वन विंडो, सिंगल विंडो सिस्टम। हम हर क्षेत्र में उद्योगों के लिए हम नई नीति लेकर आए कि एक जगह पर या धीरे धीरे वो सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा, सारे विभागों की एनओसी एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है सिंह भाई? तो इस प्रकार से हम चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से उद्योगों में कहीं मारामारी पड़ी है, कहीं किसी का पेनल्टी पड़ी हुई है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है, कोई न्यायालय में जा रहा है। हमने कहा इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी मंत्रिमंडल ने तय किया कि अब हम इसको भी सरलीकरण की प्रक्रिया में ला रहे हैं, ओटीएस सिस्टम में। हर विभाग का, पीडब्ल्यूडी में किन्हीं ठेकेदारों के विवाद होंगे, कहीं पर जो है खनन विभाग में विवाद होंगे, उद्योग विभाग में विवाद होंगे, सिंचाई विभाग में होंगे, चाहे किसी विभाग में होंगे, कोई ऑर्बिटेशन में केस होंगे। उसके लिए हमने अभी एक समिति बना दी है, जिसमें एक जज भी रहेंगे, एक बड़े रिटायर्ड हमारे ऑफिसर रहेंगे, कोई उस क्षेत्र का विशेषज्ञ रहेगा बैंकों से जुड़े हुए, और वो सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद अगले 2 महीने में सारे मामले निस्तारित कर देंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं। पूरे 103 दिनों में मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, देखा है मैंने पूरे उत्तराखंड के अंदर भ्रमण किया है, सभी जगह मैं गया हूँ। बागेश्वर से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है, आप सब लोगों से बहुत प्रेम है, बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। बाबा सारनाथ की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, एक सैनिक का बेटा होने के नाते मेरे जीवन में मैंने देखा कि एक एक पल का मैं उपयोग करना चाहता हूँ। और 103 दिनों में मैं एक पल भी मैंने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अलावा हमारे जन गण मन समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारी माताओं, बहनों, गरीबों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए हमने प्रयास किया है कि हम मिलकर हमारी सरकार इस दिशा में काम करे और विकास की जो धारा है वो सबसे अंत में रहने वाले तक पहुंचाए। और हमने ये प्रण किया है कि जब तक विकास की धारा हमारे अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक, माताओं बहनों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं आज मंच के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। एक बार मैं चाहूंगा कि जो हमारी बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का जो सपना था, उस सपने को साकार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको करके दिखा दिया और हमारा वो पैसा आ गया है। हमारे अजय भाई, हमारे चंदन रामदास जी, भौरियाल जी, सारे लोग एक बार जो है खड़े होकर सबका अभिवादन कर देंगे। तो सभी लोगों ने लगातार कितने सालों से हम प्रयास कर रहे थे। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए तो मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया कि अब जैसे आपने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, कोई जहां सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी रेल जाएगी। हालांकि मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन उस मांग को पूरा करने का काम किसी ने किया। किसी ने अगर समझा तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश लाइन का काम चल रहा है, 18 टनल बन रही है। मैं अभी देखने गया था एक दिन, 18 टनल पहाड़ों को, बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ों को काट के अंदर से जो है वो ड्रिलिंग मशीनें जा रही हैं बड़ी बड़ी, ऊपर से जैसे ही कट रहा है ऊपर जो है उसमें वो लगा दिया जा रहा है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पैच, या क्या होता है, पैच जो लगाते हैं, पैकिंग हो जाता है पूरा पैक, और मशीन आगे बढ़ती चली जाती है। 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। वो 125 किलोमीटर की रेल लाइन है और यहाँ वाली हमारी 154 किलोमीटर है। तब आप लोग कितनी जल्दी यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे टनकपुर। खटीमा जाएंगे, खटीमा होते हुए दिल्ली जाओगे। टनकपुर पहुंचोगे, टनकपुर से खटीमा, खटीमा से फिर पीलीभीत होते हुए बरेली से है
$28 करोड़ रुपया आ गया भाई। हाँ, 28 करोड़ आ गया, आपको पता नहीं है? 18 करोड़ आ गया, 28 करोड़, सॉरी 28 करोड़ आ गया उसका पैसा। और इसी प्रकार से हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी जितने भी हमारे जिले हैं, सभी जिलों को जोड़ने का हमने अभियान लिया। और मोदी जी ने अभी ऋषिकेश आए थे, उनके समय में एक से एक काम तो हो ही रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। तो मोदी जी ने कहा है कि 2025 में जब उत्तराखंड हमारा 25 साल का होगा, जिस प्रकार से 25 साल का युवा होता है, उसके मन में हर प्रकार के सपने पूरे करने की इच्छा होती है उस समय, और वो अपने सपनों को उस समय उड़ान देना शुरू कर देता है। जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में चला जाता है। तो हमारा उत्तराखंड भी 25 साल का जब होगा, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे के साथ, नौजवान युवाओं की इस मुहिम के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा नंबर 1 राज्य बनने की ओर आगे बढ़ रहा होगा। हर क्षेत्र में हम उसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हम उस काम को करने के लिए बिल्कुल का संकल्प है और निश्चित रूप से आगे जाएगा। अभी अजय भाई ने बताया सड़कों के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, PMJSM में कितना काम हो रहा है, भारतमाला जो हमारा प्रोजेक्ट आया है, भारतमाला श्रृंखला, उसमें काम हो रहा है। माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम उज्ज्वला जो योजना आई थी, उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाने के काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, एक योजना हम लोग हमेशा हमारे स्मरण में रहनी चाहिए। वैसे हमने उस योजना को और सशक्त बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी पहले कार्ड बनाए जाते थे, अब कार्ड वो भी निःशुल्क बनाए जाएंगे, उनमें अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आयुष्मान भारत योजना के अभी तक 44 लाख पूरे उत्तराखंड के अंदर बन गए। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पिछले 3 सालों में 3.5 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। और 460 करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार का इसमें अभी तक खर्चा हो गया, भारत सरकार से आया हुआ। इसी प्रकार से उस योजना को और हम धरातल पर उतारने वाले हैं। जो क्रिटिकल हमारे किडनी से संबंधित रोग हैं, हमारे कैंसर से संबंधित रोग हैं, उन सभी को भी जो है हम आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी कोरोना महामारी में हमने जो 24,000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू करी थी नौकरियों में, और 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हजारों पद अभी तक निकल गए। साथ में जो हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरियों में अब फार्म भरने के लिए कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी की अपनी जेब में हाथ डालने की भी जरूरत नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसलिए हमने एक फैसला किया है कि अब हमारे नौजवान भाई बहन कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं में जाएंगे, अपना फार्म भरेंगे, उनको अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन हमने बिल्कुल मुक्त कर दिया हमारी सरकार ने। 1 साल हमने आयु सीमा बढ़ा दी है हर क्षेत्र में। इसी प्रकार से हमने एक योजना शुरू करी है, स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड। क्या योजना का नाम है जरा बोलिए। युवा लोग बहुत नारे लगा रहे थे, जरा बोलिए। स्वस्थ युवा स्वस्थ युवा स्वस्थ युवा। अभी राजनाथ सिंह जी आए थे वहां पीटसेन में, हमने इस योजना की घोषणा करी है। हमारे धंधा वाले विधायक हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि पर। तो इस योजना में हम प्रत्येक गांव में हमारे नौजवान युवा जो कोई भर्ती में जाना चाहते हैं, कोई सेना में जाना चाहते हैं, कोई अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, हट्टा कट्टा बनाना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, तो हर ग्राम पंचायत में हम एक ओपन जिम खोलें। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई काम हो। हम सभी के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से जो मोदी जी का विजन है, उस विजन को हम लोग धरातल पर उतारेंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में
चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है, हमारा पर्यटन का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में, सड़कों का क्षेत्र है, रेल का क्षेत्र है, हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, और इतना हमारा सुंदर प्रदेश है हर तरफ से। यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। उन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में सबके आपके आशीर्वाद से हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारे कर्म में कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार के हमारे यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर नदियाँ हैं, वन हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा है, उन सब को लेकर, और शांति है, शांति के साथ स्वच्छता है, तो इन सब को लेकर, इन सब को जोड़ते हुए, यहाँ के समाज को जोड़ते हुए, यहाँ के हमारे स्वामी जी जैसे संत लोगों को साथ में लेते हुए, संत समाज के भी हैं, सरकार के भी हैं, और हमारे जो है सभी लोगों को इसमें जोड़ते हुए सरकार इसमें समन्वय का काम करेगी, संत समाज के लोग सहयोग करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, समाज के लोग भी इसमें आगे आएंगे, आर्थिक विकास करते हुए, यानी कि लोगों का रोजगार भी उससे जुड़ा होगा। ये हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हमारा राज्य है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है। अच्छा लगता मैं आप मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, मैं अगर 5, 6, 7 घंटे तक भी बोलते रहूंगा तो मेरी बात खत्म नहीं होगी। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया, आप सब लोगों से मेरा इतना लगाव है यहाँ से। एक बार शिव सिंह जी और हम जब युवा मोर्चा में थे तो हमने एक दिन वहाँ से गरुड़ से कौसानी से लेकर जो है वहाँ तक भराड़ी तक हमने यात्रा निकाली थी सन 2004 में। तो यहाँ के मैं हर जगह से जानता हूँ। मैं 20 दिन 2002 में यहाँ रहा, भराड़ी बाजार में हम लोग लगातार रहे हैं। सभी को एक को जानता हूँ, एक की बात जानता हूँ, एक की चीज़ें जानता हूँ, यहाँ की चीज़ों के बारे में भी जानता हूँ, यहाँ किस प्रकार की परेशानियाँ हैं उनको भी जानता हूँ। इसलिए इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भाव को जानते हैं और भाव में ही भगवान होते हैं। भगवान साक्षात दिखाई नहीं देते, भाव होता है तो भगवान आ जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे भाव में हैं, हमारे मन में क्या है ये समझते हैं। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से बहुत ही धन्यवाद करते हुए, आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए कि आपने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया है, कितने जोर शोर से आप लोग आए हैं। मैं देख रहा था कितना जोश था हमारे सब नौजवानों में, युवाओं में, माताओं में, बहनों में। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और ये हमारी जो है कुछ घोषणाएं हैं यहाँ की। मैं एक तो सबसे पहले जो कारगिल शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाई स्कूल भगतटोला को मैं उच्चीकरण करने की घोषणा करता हूँ। ऐसे गरुड़ में सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी, उसकी भी घोषणा करता हूँ। गरुड़ विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोट में इंटरमीडिएट की कक्षा में गणित विषय का सर्जन एवं प्रवक्ता की नियुक्ति होगी। गरुड़ तहसील में बाल भवन हेतु 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। विधानसभा बागेश्वर के अंतर्गत इंटर कॉलेज जागरी हॉल में इंटर विज्ञान वर्ग की सभी की मान्यता दी जाएगी। और काफली गैर डिग्री कॉलेज गरुड़ में अगले सत्र में पीजी कॉलेज की मैं घोषणा करता हूँ। जिला भवन की भी स्वीकृति दी जाएगी। और एक ये महायोजना है, महायोजना इसका आकलन करके इसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया है करी जाएगी। पर्यटन की दृष्टिगत सरयू नदी में बागनाथ मंदिर के समीप मिनी द्वीप का निर्माण किया जाएगा। ये हरो मंदिर कपूर नीलेश्वर मां चंडिका मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। जनपद बागेश्वर में एक सर्किट हाउस का निर्माण कार्य किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवाओं में भर्ती हामी, सारे